जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी ओशियन पर। साथियों, आज हम लोग जीएस के एक महत्वपूर्ण पार्ट इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी एक बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और काफ़ी फ़ायदेमंद सब्जेक्ट है। जीएस में ये स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं और एक बार अगर आपने इसको समझकर पढ़ लिया तो काफ़ी लंबे समय तक याद भी रहता है ये। ठीक है साथियों, तो आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी में आज हमारा जो पहला चैप्टर है, हम लोग सबसे पहले इंडिया का जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे, सामान्य परिचय देखेंगे और इसमें हम लोग आज आप लोगों का जो पहला चैप्टर होगा, पहले चैप्टर का नाम होगा भारत का अवस्थिति और उसका विस्तार। इसका मतलब ये है कि ग्लोब पर हमारा जो इंडिया है ये कहाँ पर स्थित है, इसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है और इसके साथ साथ उसका क्षेत्रफल कितना है, उसके बॉर्डर्स कितने हैं, यानी एक इंडिया के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को। ठीक है दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी में आज हमारा सामान्य परिचय होगा। चैप्टर का नाम आप लोग लिख लीजिएगा। पहला चैप्टर होगा भारत की अवस्थिति और विस्तार। भारत की पहली अवस्थिति और विस्तार में हम लोगों का जो पहला चैप्टर है इसी को आज स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। एक बात और भी है कि आप लोग कॉपी और पेन लेकर के बैठिएगा और जो भी मैं बताऊंगा उसको नोट करते हुए चलिएगा दोस्तों। आप लोग देखेंगे कि आपको 2-3 क्लास के बाद ही ऐसा फील होगा कि आपको जितना पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन आपके बहुत इजीली सॉल्व हो रहे हैं, पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। और मैं इंडियन ज्योग्राफी का सारा ही चैप्टर कवर करने वाला हूँ, एक एक चैप्टर करके, मतलब सारे ही चैप्टर को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जब हमारा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिएगा अपने हाथ से, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इसके अलावा मैं जब क्लास ख़त्म होगा 1-2 दिनों में आपको बता दूंगा कि इससे रिलेटेड क्लास का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा। तो आप लोग सारे ही चैप्टर के जितने भी इंडियन ज्योग्राफी हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होगा उससे रिलेटेड जो पीडीएफ होगा क्लास पीडीएफ का, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग लिखते हुए जरूर चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला चैप्टर, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। यानी कि देखिए दोस्तों, ग्लोब पर 2 तरह के लाइंस होते हैं, एक होता है लैटिट्यूड लाइन और एक होता है लॉन्गिट्यूड लाइन, यानी कि अक्षांशीय रेखा और देशांतरीय रेखा। तो दोस्तों ये रेखा क्या है, तो ये रेखा जो होती है वो ग्लोब पर खींची जाती है ताकि हम ग्लोब का बहुत अच्छे से अध्ययन कर सकें। आप लोग अगर ज्योग्राफी पहले से नहीं पढ़े हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। बस आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जो जो मैं बताऊँ वो नोट करते हुए चलिएगा। दोस्तों हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा से रिलेटेड आगे एक चैप्टर ही पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे बहुत डिटेल में हम लोग अक्षांश और देशांतर रेखा को नहीं पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग केवल भारत का जो अवस्थिति है ग्लोब पर वो कहाँ पे है, उसका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार क्या है, इतना ही समझने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में मैंने बताया अभी आपको कि 2 तरह की लाइन होती है, एक होता है अक्षांशीय रेखा और एक होता है देशांतरीय रेखा। तो सबसे पहले अक्षांशीय रेखा क्या होता है, तो वास्तव में साथियों जैसे ये समझिए, जैसे दोस्तों ऐसा समझिए कि ये हमारा ग्लोब है। वास्तव में जो ग्लोब क्या होता है, तो यह पृथ्वी का एक छोटा रूप, जो हमारा अर्थ है इसका एक छोटा रूप इंसानों द्वारा बनाया गया होता है ताकि हम लोग पृथ्वी का अध्ययन बहुत आसानी से कर सकें। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है कि आपको पृथ्वी पर ऐसी कोई लाइन वास्तविक रूप में नहीं मिलने वाली है, यह केवल ग्लोब पर अध्ययन के लिए, बहुत मतलब स्टडी के लिए इसको इंसानों द्वारा खींचा गया है। ठीक है दोस्तों,
तो एक होता है अक्षांशीय रेखा और एक होता है देशांतरीय रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले अक्षांशीय रेखा की देखिए क्या होता है। ये ग्लोब है हमारा, इस ग्लोब को, ये आपको ग्लोब दिखाई दे रहा होगा, बहुत आसानी से समझेंगे हम लोग। ये ग्लोब है, इस ग्लोब पर दोस्तों ये वाली लाइन देखिए, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है आपका, ये वाली लाइन, इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन कहते हैं इसको। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन कहते हैं। इसी लाइन को दोस्तों विषुवत रेखा भी कहते हैं, इसी लाइन को भूमध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह जो रेखा होती है, यह क्या करती है, पृथ्वी को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है। यानी कि हमारा जो ग्लोब होता है, इस लाइन से 2 पार्ट में आपको दिख रहा होगा कि ये डिवाइड कर रही है। ग्लोब का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये कहलाता है अक्षांशी उत्तरी गोलार्ध। ऊपर वाला जो पार्ट होता है, इस लाइन के ऊपर वाला जो पार्ट होगा वो कहलाएगा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला जो पार्ट होगा, आधा पार्ट होगा, इसको कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। तो आपको दिख रहा होगा कि हमारा जो ये इंडिया है, यहाँ पर आप बहुत आसानी से इसको देख पा रहे होंगे कि ये जो हमारा इंडिया है, ये पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बनता है आपका कि जो इंडिया है वह ग्लोब पर कहाँ स्थित है। तो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, ऐसे करके 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, उत्तरी एवं पूर्वी, पूर्वी एवं पश्चिमी। तो उसमें आपको वह ऑप्शन गलत कर देना है, सबसे पहले अलग कर देना है जो दक्षिणी गोलार्ध में होगा, क्योंकि हमारे इंडिया का कोई भी क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, तो आपको उसको काट देना है। हमेशा ध्यान रखना है कि इंडिया जो है वो पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और हमारा इंडिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब सवाल ये भी है कि जो उत्तरी गोलार्ध है, इसमें बहुत सारी अक्षांशीय रेखाएं होती हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 0 डिग्री है, इसी के पैरेलल ये जो 0 डिग्री लाइन है, इसी के पैरेलल यहाँ पे बहुत सारी लाइनें ऐसे खींची जाती हैं। मैं यहाँ पे आपको खींच के बता रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी लाइनें इस तरीके से खींची जाती हैं। ऐसे बहुत सारी लाइनें ये इसी के समानांतर खींची जाती हैं, 0 डिग्री के समानांतर। और यदि इसको 1-1 डिग्री पर खींचा जाए, जैसे इसको 0 मान लेते हैं, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके 1-1 लाइन को खींचा जाए, तो ये जो लास्ट वाली लाइन होगी वो होगी 89, और जो 90 आता है 90 डिग्री। ठीक है, 1-1 डिग्री पर ये 1-1 लाइन होती है, और जो ये 89 है, यह लास्ट लाइन है। इसके बाद जो 90 डिग्री है, यह 90 डिग्री वास्तव में लाइन में होकर के एक बिंदु होता है। ठीक है दोस्तों, तो टोटल उत्तरी गोलार्ध में कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 89। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। उत्तरी गोलार्ध में टोटल जो अक्षांश रेखाओं की संख्या है वह 89 है। और सेम ऐसे ही 0 डिग्री लाइन के पैरेलल इसके दक्षिण में भी सेम ऐसे ही उसी पैटर्न पे ऐसे लाइन खींची गई है। यहाँ पर भी सेम वैसे ही नंबर दिया गया है, 1 0 के बाद 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और ये जो लास्ट वाली लाइन होती है, ये होती है 89। और यहाँ पर भी जो 90 होता है वह एक बिंदु है, एक रेखा न होकर के एक बिंदु है। तो टोटल 89 लाइन, 89 लाइन ऊपर है और 89 लाइन 89 लाइन जो है वह नीचे है। तो टोटल 178 अक्षांश रेखाएं हमारे ग्लोब पर हैं। यदि 1-1 डिग्री पर खींचा जाए तो, यदि 1-1 डिग्री पर खींचा जाए तो टोटल हमारी अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है? 178। लेकिन आपको उसको भी काउंट करना है जो 0 डिग्री वाली लाइन है। तो इसका मतलब टोटल कितना हो गया? 179। तो ध्यान रखना है दोस्तों, अगर कभी भी आपसे अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा तो आपको 179 ही बताना है। फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा तो आपको 179 बताना है। लेकिन यदि अक्षांशों की संख्या पूछा जाएगा तो इसमें 90 को भी आप काउंट कर देंगे। 90 डिग्री ऊपर है और 90 डिग्री नीचे है। तो टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 179 है, और प्लस 2 और जोड़ देंगे तो ये टोटल अक्षांशों की संख्या आ जाएगा। दोनों में अंतर क्या है? ये अक्षांश रेखाओं की संख्या है, जो 179 है ये अक्षांश रेखाओं की संख्या है। और टोटल अक्षांशों की संख्या यदि पूछेगा आपसे तो 181 हो जाएगा, 181 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो वो लाइनें हो गई जो, अच्छा मैं आपको एक बात और बता दूं कि
ऊपर में 0 डिग्री के ऊपर में जितनी भी लाइनें होंगी उन सभी को उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहेंगे, और नीचे जितनी भी रेखाएं होंगी उन सबको दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहती हैं। यानी हमारे ग्लोब पर एक ही नंबर की दो दो लाइनें मिलती हैं, लेकिन अंतर क्या होता है उसमें? अंतर ये होता है कि जो उत्तरी गोलार्ध की लाइनें होती हैं उन्हें उत्तरी गोलार्ध वाली लाइन कहते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध में लाइन होती हैं उन्हें दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको याद रखना है। तो अब हम लोग देखते हैं कि इस अक्षांश के हिसाब से हमारा जो इंडिया है वो कहाँ से है। तो देखिए दोस्तों, इंडिया का जो सबसे नॉर्थ पॉइंट है इंदिरा कॉल। कौन सा पॉइंट है? इंदिरा कॉल। जो सबसे नॉर्थ पॉइंट है उसे कहते हैं इंदिरा कॉल कहते हैं। ये आप नोट डाउन कर लेंगे, इंदिरा कॉल। और ये मेनलैंड का मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु होगा इसे कन्याकुमारी कहते हैं या केप कैमोरिन कहते हैं। तो ऊपर इंदिरा कॉल और नीचे कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से इंडिया के सबसे ऊपरी हिस्सा से ये आप समझ पा रहे होंगे कि ये हमारा इंडिया है। इतना ये मैप आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया का जो सबसे उत्तर में यहाँ पे लद्दाख में जो सबसे उत्तर में पॉइंट है इसे इंदिरा कॉल कहते हैं, इंदिरा कॉल। और यहाँ जो सबसे साउथ में जो लाइन जाती है, यहाँ से जो सबसे साउथ में लाइन जाती है इसको कहते हैं, यहाँ से जो पॉइंट है ये कन्याकुमारी है या केप कैमोरिन कहते हैं इसको। ठीक है दोस्तों, तो ये इंडिया के सबसे साउथ पोजीशन से जाती है और ये सबसे नॉर्थ पॉइंट से जाती है। तो जो सबसे दक्षिणी पॉइंट से जाती है ये 8 अंश 4 मिनट है। अब आप मुझे बताएंगे कि ये दक्षिणी अक्षांश है या उत्तरी अक्षांश है? तो हाँ, ये उत्तरी अक्षांश है दोस्तों, ये उत्तरी अक्षांश है, ध्यान रखेंगे, ये उत्तरी अक्षांश है। और जो सबसे उत्तरी बिंदु से जाता है ये 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इंडिया है वो 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा जो इंडिया है वह किन दो अक्षांश रेखाओं के बीच में स्थित है। तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भले ही ये दक्षिणी पॉइंट से होकर के गुजरती है लाइन, लेकिन भले ही ये दक्षिणी बिंदु से होकर के गुजरती है, लेकिन इस लाइन का नाम क्या होगा? उत्तरी। क्योंकि अभी मैंने बताया कि 0 डिग्री के ऊपर में जितनी भी लाइनें होती हैं उन सबको उत्तरी अक्षांश ही कहते हैं। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर चलते चले जाते हैं वैसे लाइनों का जो अक्षांश रेखा है इसका नंबर बढ़ता जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे अब मैं यहाँ पे एक बात और बता दूं आपको कि देखिए, वास्तव में भले ही इनको अक्षांश रेखाएं कहते हैं, लेकिन ये अक्षांश रेखाएं नहीं होती हैं। ये एक वृत्त होता है जो पृथ्वी के चारों तरफ हमारे ग्लोब के, मतलब जब मैं पृथ्वी कहूँ तो वास्तव में आप ग्लोब समझिए। ठीक है, तो यह हमारे ग्लोब के चारों तरफ की होती हैं लाइनें। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये एक रेखा ना होकर के क्या होती हैं, ये एक वृत्त होती हैं। तो इनकी खास बात क्या होती है अक्षांश रेखाओं की, कि जैसे जैसे हम उत्तर की ओर जाते हैं या सेम ऐसे ही 0 डिग्री के बाद जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाएंगे यानी ध्रुवों की ओर जाते हैं यानी 90 डिग्री की ओर जाते हैं, तो इन वृत्तों का यानी इन रेखाओं का या वृत्तों का जो लंबाई है वह कम होता जाता है और इनका नंबर बढ़ता जाता है। जैसे जितना नज़दीक रहेगा 0 डिग्री की वो उतना कम रहेगा, और जितना ऊपर जाएगा या जितना दक्षिण की ओर नीचे जाएगा वो उनका नंबर बढ़ता चला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो इंडिया है वो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। ये आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पे एक बात और भी है कि ये मेनलैंड का जो मुख्य भूमि है हमारा इंडिया का, उसका उत्तरी और दक्षिणी है। लेकिन आपको पता है कि समुद्र में भी हमारे पास बहुत सारे आइलैंड हैं, बहुत सारे द्वीप हैं, और इन द्वीपों में भी एक जो सबसे दक्षिणी द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। और इस ग्रेट निकोबार पर ही सबसे जो दक्षिणी बिंदु है, ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये हमारे मुख्य भूमि से भी दक्षिण में आता है। ठीक है दोस्तों, सबसे मुख्य भूमि का जो कन्याकुमारी है इससे भी साउथ में आ जाता है ये जो हमारा ग्रेट निकोबार है। समझ में आया दोस्तों? चलिए मैं एक बार आपको बस समझाता हूँ कि जैसे जैसे समझिए कि ये हमारा इंडिया है, यहाँ पर ये श्रीलंका हो गया, तो ये हमारा इंडिया हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा
कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी समझ लीजिए, ये कन्याकुमारी हो गया। और सेम यहाँ पर भी बहुत सारे द्वीप हैं, और ये जो द्वीप होते हैं, ये जो द्वीप हैं समुद्र में, ये हमारे मेन लैंड के भी साउथ में आ जाते हैं। तो जो ग्रेट निकोबार है, वास्तव में इसका जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र है, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी के भी साउथ में स्थित है। समझ में आया? कन्याकुमारी से भी दक्षिण में ये हमारा इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो वास्तव में यदि आपसे पूछे इंडिया का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वह कन्याकुमारी है या इंदिरा पॉइंट है, तो ये आपको इंदिरा पॉइंट बताना है। तो इंदिरा पॉइंट का जो नंबर होगा वो और भी कम होगा, जो अक्षांशी नंबर होगा। तो इंदिरा पॉइंट का जो अक्षांशी नंबर है वो 6 अंश 4 मिनट है। तो एक बार मैं फिर से बताता हूँ। देखिए, हमारा जो ये इंडिया है, इंडिया का जो सबसे उत्तरी छोर है इसको क्या कहते हैं, जो सबसे उत्तरी छोर है इसको कहते हैं इंदिरा कॉल। और जो इंदिरा कॉल है, यहाँ से जो लाइन जाती है ये 37 अंश 6 मिनट है। इसके बाद आता है हमारे मेन लैंड का, इंडिया का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, इसको कहते हैं कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी से जो अक्षांश रेखा जाती है इसे 8 अंश 4 मिनट अक्षांश, उत्तरी अक्षांश कहते हैं। लेकिन इस कन्याकुमारी से भी दक्षिण में यहाँ पर एक और बिंदु है जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, और ये इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से जो लाइन जाती है ये भी आपको ध्यान रखना है, ये इस लाइन के भी नीचे है। तो ये है 6 अंश 4 मिनट। तो वास्तव में हमारे इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार है, टोटल अगर क्षेत्र की बात किया जाए तो वो 6 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट के बीच में होगा। लेकिन अगर मुख्य भूमि के इंडिया की बात होगी तो वो 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट के बीच में होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा दोस्तों, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, आगे हम इसको और भी अच्छे से समझने वाले हैं, तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों, ऐसे ही जैसे अक्षांश रेखाएं होती हैं ऐसे ही होता है देशांतर रेखाएं, इनको कहते हैं लॉन्गिट्यूड लाइन। ठीक है, देशांतरीय रेखा। जो देशांतर रेखाएं होती हैं इनमें अंतर ये होता है कि ये खड़ी हुई हैं। जैसे जो अक्षांश रेखाएं हैं वो इस तरीके की लाइन होती हैं दोस्तों, इस तरीके की लाइन होती हैं, इन लाइनों को कहते हैं अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा वास्तव में रेखा न होकर के क्या था, वृत्त था, अभी मैंने बताया था। लेकिन देशांतरी रेखा जो होती हैं वो रेखा ही होती हैं, क्योंकि वो एक बिंदु से चल करके दूसरे बिंदु पे समाप्त हो जाती हैं। 90 डिग्री से चलती हैं और 90 डिग्री पे खत्म हो जाती हैं। तो ये अर्धवृत्त होती हैं, या एक लाइन कह लीजिए आप। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इधर आपको दिखाई दे रहा होगा इस ग्लोब में, तो यहाँ पे भी ऐसे बहुत सारी देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये वाली लाइन देखिए, ये वाली जो लाइन है ये आपको दिख रहा होगा, तो इसको कहते हैं 0 डिग्री लाइन। 0 डिग्री लाइन है ये। ठीक है दोस्तों, ग्लोब पर 0 डिग्री लाइन है, और इसके ठीक पीछे आपको 180 डिग्री लाइन दिखेगा, 180 डिग्री। तो 0 डिग्री, 0 डिग्री और 180 डिग्री, ये दो लाइन मिल करके, ये दो देशांतर रेखा मिल करके ही हमारे पृथ्वी को दो पार्ट में डिवाइड करती हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो पश्चिमी वाला पार्ट होगा वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है, और इसका जो पूर्वी वाला पार्ट होगा वो पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा, पूर्वी गोलार्ध कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर उत्तरी और दक्षिणी में हमारा ग्लोब बटा हुआ था, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में बटा हुआ था, ऐसे ही 0 डिग्री लाइन और 180 डिग्री लाइन हमारे ग्लोब को दो पार्ट में खड़े खड़े डिवाइड कर देती हैं। ये जो पश्चिम वाला पार्ट होगा इसको कहा जाएगा पश्चिमी गोलार्ध, और जो पूरब वाला पार्ट होगा इसको कहा जाएगा पूर्वी गोलार्ध। तो इस हिसाब से हमारा इंडिया कहाँ पे होगा, पूर्वी गोलार्ध में होगा, पूर्वी गोलार्ध में। तो ध्यान रखना है आपको, उस ऑप्शन को गलत कर देना है जिसमें दक्षिणी गोलार्ध होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि हमारा इंडिया जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और दूसरी बात, उस ऑप्शन को काट देना है जिसमें पश्चिमी गोलार्ध होगा, इसका मतलब हमारा इंडिया जो होगा वो पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो वास्तव में सही आंसर क्या होगा, हमारा जो इंडिया है वह उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी दक्षिणी की बात होगा तो उत्तरी, और पूर्वी पश्चिमी की बात होगा तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक बात मैं आपको और बताऊं कि कोई भी दो देशांतर रेखा जिसका योग, जिसका जोड़, कोई भी दो देशांतर रेखा जिसका जोड़ 180 आएगा, 180 आएगा, वो दोनों रेखाएं
एक दूसरे के विपरीत होंगी, एक दूसरे के पीछे होंगी। जैसे अगर आपसे पूछे 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे वाली लाइन कौन सी है, तो 0 में 180 जोड़ेंगे तो 180 आएगा। ऐसे ही कभी आपसे पूछे कि 101 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे वाली देशांतर रेखा कौन सी होगी, तो यहाँ पर भी आपको 100 यहाँ पर 1 डिग्री के पीछे प्लस 179 आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी अक्षांश और देशांतर रेखाएं हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। देशांतर रेखाएं भी दो तरह की होती हैं, एक ही एक नंबर के दो दो देशांतर रेखाएं होती हैं। जो पूरब की ओर होती हैं उन्हें पूर्वी देशांतर रेखा, और जो पश्चिम की ओर होती हैं उन्हें पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो इंडिया है वो पूरी तरीके से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ ग्लोब पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारा जो इंडिया है वह पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, पूर्वी गोलार्ध में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर भी एक सवाल बनता है कि जो पूर्वी गोलार्ध में हमारा इंडिया है तो किन दो देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है, किन दो देशांतर रेखाओं के बीच में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ से जो इंडिया से एक लाइन जाती है वो इम्पोर्टेंट होगा, और जो इसके सबसे पूर्वी वाले क्षेत्र से जाती होगी वो इम्पोर्टेंट होगा। इसका मतलब ये हमारा इंडिया है, ऐसे कल्पना कर लीजिए ये हमारा इंडिया है। तो इंडिया की जो सबसे पश्चिमी बिंदु से टच करते हुए लाइन जाती होगी यहाँ से, सॉरी ये क्या हो गया, अभी दोस्तों हाथ नहीं बैठा हुआ है तो चलाने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। अभी मैं इस क्षेत्र में थोड़ा नया हूँ। तो देखिए जो सबसे पश्चिमी बिंदु है यहाँ पर इंडिया का, हमारे जो सबसे पश्चिमी बिंदु है इसको कहते हैं गुहार मोता। क्या कहते हैं? गुहार मोता। और ये कहाँ पे है? गुहार मोता, गुहार मोता। तो ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। इसका उच्चारण अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग दिखाई देगा। जैसे कहीं पर गौर मोता लिखा होता है, कहीं पे गौर मोती लिखा होता है। तो आपको बस कोई भी एक शब्द पकड़ करके याद कर लेना है और एग्जाम में आप बहुत आसानी से उसको पहचान जाएंगे। तो सबसे पश्चिमी बिंदु इंडिया का गुहार मोता है जो गुजरात में स्थित है। और ऐसे इंडिया का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, जो सबसे पूर्वी एरिया है, वह अरुणाचल प्रदेश में स्थित किबिथु है। कौन सा है? किबिथु, किबिथु है ना। ठीक है, किबिथु। तो किबिथु है। तो यहाँ से जो किबिथु से देशांतर रेखा गुजरती है और यहाँ जो गुहार मोता से गुजरती है, इन दो देशांतर रेखाओं का बहुत ही महत्व है हमारे एग्जाम में। तो दोस्तों जो सब हमारे इंडिया को सबसे पश्चिम से टच करते हुए देशांतर रेखा जाती है, ये है 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना है कि इस पूरे पूरब की ओर गोलार्ध में जितनी भी देशांतर रेखाएं होंगी उनको पूर्वी गोलार्ध लाइन ही कहा जाता है। तो इंडिया के सबसे पश्चिमी बिंदु से यहाँ से भले ही कोई लाइन जाती हो, लेकिन होगा वो पूर्वी गोलार्ध, भले ही वो इंडिया के पश्चिमी छोर से जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से देखिए इस जो देशांतर रेखा का नाम है ये 68 अंश 7 मिनट से लेकर के 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर, इन्हीं दो के बीच में हमारा इंडिया स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये दो देशांतर रेखाएं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये भी आपको याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अवस्थिति देखते हैं। हमारा इंडिया जो है वो एशिया में सबसे दक्षिण में स्थित है, ये आपको पता होगा। दक्षिणी एशिया में स्थित है, एशिया महाद्वीप है। ठीक है ना। आपको पता होगा कि ग्लोब पर कुल 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से कुल 7 महाद्वीप हैं। अब ये सब महाद्वीप वगैरह क्या होते हैं वो आप आगे समझेंगे। तो जो ये एशिया महाद्वीप है इसके सबसे साउथ में, सबसे साउथ वाले पॉइंट पर हमारा देश इंडिया स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो कभी भी आपसे पूछे कि इंडिया किस गोलार्ध पर स्थित, किस महाद्वीप में स्थित है, तो एशिया महाद्वीप में। और एशिया महाद्वीप में कहाँ स्थित है? तो दक्षिणी एशिया में। ठीक है। इसके बाद हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो टोटल इंडिया का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच में स्थित है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर आपसे पूछे मुख्य भूमि का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है,
तो 8 अंश 4 मिनट से लेकर के 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ध्यान रखना है कि इंडिया से जितनी भी लाइनें जाएंगी वो सारी की सारी उत्तरी अक्षांश ही होंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए देशांतरी विस्तार इंडिया का कितना है। तो देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से होकर के 37 अंश 6 मिनट 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा इंडिया स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब इंडिया का सुदूरवर्ती क्षेत्र, सुदूरवर्ती क्षेत्र का मतलब होता है कि यदि ये हमारा इंडिया है, सुदूरवर्ती क्षेत्र का मतलब होता है दोस्तों कि यदि ये हमारा इंडिया है तो इस इंडिया का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, जो सबसे दक्षिणी बिंदु है, जो सबसे पश्चिमी बिंदु है और जो सबसे पूर्वी बिंदु है, इनका आपको नाम याद रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया का जो सबसे उत्तरी बिंदु है वो है इंदिरा कॉल। ठीक है, इंदिरा कॉल, वो आपके नोट्स में लिखा हुआ है, यहाँ मैं बहुत आसानी से लिख नहीं पा रहा हूँ अभी। तो ये है इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल आपको याद रखना है, जो सबसे उत्तरी बिंदु है। और ये कहाँ पे है, तो ये होगा लद्दाख में। ठीक है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या होगा, सबसे दक्षिणी बिंदु होगा कन्याकुमारी या केप केमोरिन। ये कहाँ पे है, तो ये तमिलनाडु में है। इसके बाद सबसे पश्चिमी बिंदु, तो सबसे पश्चिमी बिंदु कहाँ पे है, गुहार मोता गुजरात में है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोता गुजरात में है। इसके बाद सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, ये कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो किस राज्य में है। तो सबसे एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल लद्दाख में है। सबसे दक्षिणी बिंदु, ये मेनलैंड की बात हो रही है, मुख्य भूमि की बात हो रही है। सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, तो ये इसको केप केमोरिन भी कहते हैं, केप केमोरिन, तो ये कहाँ पे, ये तमिलनाडु में है। फिर सबसे पश्चिमी बिंदु, सबसे पश्चिमी बिंदु को गुहार मोता कहते हैं, ये गुजरात में स्थित है। और सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया हमारे मुख्य भूमि का पार्ट। लेकिन आपको पता होगा कि हमारे पास बहुत सारे आइलैंड हैं, बहुत सारे द्वीप हैं इंडिया के आसपास, और इन द्वीप पर भी इंडिया का ही पॉलिटिकल कंट्रोल है। ठीक है दोस्तों, तो इस द्वीप में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सबसे दक्षिणी द्वीप है, सबसे दक्षिणी द्वीप को क्या कहते हैं, सबसे दक्षिणी द्वीप को कहते हैं ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप है उसे ग्रेट निकोबार कहते हैं। और ग्रेट निकोबार का जो सबसे दक्षिणी छोर है, सबसे दक्षिणी छोर, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, या इसी को कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट कहते हैं। वास्तव में ये अभी दिखाई नहीं देता है। 2004 में सुनामी आई थी, ये भी आपको याद रख लेना है। 2004 में सुनामी आई थी और 2004 की सुनामी के बाद ये पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट जिसे कहते हैं, ये डूब चुका है। तो अभी ये नहीं दिखाई देता है, ये अभी जलमग्न हो चुका है। लेकिन फिर भी अभी सबसे दक्षिणी क्षेत्र यही माना जाता है। तो ये इंडिया का सबसे दक्षिणी क्षेत्र है वास्तव में। लेकिन मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी क्षेत्र क्या होगा, कन्याकुमारी। ठीक है दोस्तों, और टोटल इंडिया का जो सबसे दक्षिणी क्षेत्र होगा वो क्या होगा, ये होगा इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इंदिरा पॉइंट से कौन सी लाइन जाती है, 6 अंश 4 मिनट, वो ऊपर आप पढ़ चुके हैं। और यहाँ से कौन सी लाइन जाती है, 8 अंश 4 मिनट, 8 अंश 4 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो 0 डिग्री लाइन है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसके ठीक नीचे 0 डिग्री लाइन है। तो जो 0 डिग्री लाइन है, इसके बाद 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री। तो ये 6 डिग्री वाली लाइन जो है वो यहाँ से गुजरती है, 6 अंश 4 मिनट। ठीक है दोस्तों, 6 अंश 4 मिनट। तो सवाल ये पूछा जाता है कि जो भूमध्य रेखा है या जो विषुवत रेखा है या 0 डिग्री लाइन है या इक्वेटर लाइन है, इससे हमारे इंडिया का जो क्षेत्र है, सबसे निकटतम क्षेत्र है, वो कितनी दूरी पर स्थित है। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा के सबसे निकटतम जो बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है। और इंदिरा पॉइंट का विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से जो दूरी है वो 876 किलोमीटर है, 876 किलोमीटर। ये आपको याद कर लेना है दोस्तों। ठीक है, जो मैं बताऊँ वो आपको याद करते हुए चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। ठीक है, इस मैप में देखिए बना हुआ है कि इंडिया का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है, यहाँ पे देखिए सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोता है। इसके अलावा जो सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल है, सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु है अरुणाचल प्रदेश में।
और यहाँ पर जो मेनलैंड का सबसे दक्षिणी बिंदु है वो कन्याकुमारी है, इसी को केप कैमोरिन कहते हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, क्योंकि इसके सीध में यहाँ पर देखिए ऐसे आएगा, इस तरीके से आएगा सबसे दक्षिणी बिंदु। तो ये हमारे कन्याकुमारी से नीचे बैठता है और ये 0 डिग्री लाइन से 876 किलोमीटर दूर है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भारत का सबसे सुदूरवर्ती क्षेत्र सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल है, सियाचिन ग्लेशियर के पास में है। जम्मू कश्मीर में नहीं है दोस्तों, ये लद्दाख में है, तो आपको लद्दाख ध्यान रखना है। इसका अक्षांश लगभग 37.6 उत्तरी अक्षांश है। ये काराकोरम पर्वतमाला के पास स्थित है। इसका पूरा डिटेल जो है वो दिया हुआ है, ये आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे। सबसे दक्षिणी बिंदु है मुख्य भूमि का कन्याकुमारी, लेकिन अगर टोटल इंडिया की बात होगा तो वो इंदिरा पॉइंट होगा। मैंने ये सब आपको समझा दिया है। सबसे पूर्व बिंदु क्या होगा, किबिथु होगा, अरुणाचल प्रदेश में है। 97.25 पूर्वी देशांतर यहाँ से गुजरती है, ठीक है। चीन और म्यांमार की सीमा के पास स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोता है और यह 68.7 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है, या पाकिस्तान की सीमा के पास स्थित है, ठीक है दोस्तों। और कभी कभी अक्षांश रेखा पूछ लेता है यहाँ से, तो यहाँ से जो अक्षांश रेखा है वह मतलब ये है कि गुहार मोता के पास में, जैसे समझिए कि ये हमारा इंडिया का सबसे पश्चिमी बिंदु है, ठीक है दोस्तों। और अभी मुझसे मैप बन नहीं पा रहा है, 1-2 दिनों में चलाते हुए हाथ बैठ जाएगा, आप लोग इतना मैनेज कर लीजिए दोस्तों। ऐसे समझिए जैसे ये हमारा इंडिया का प्रायद्वीपीय पार्ट है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट जो है, जो गुहार मोता है वो यहाँ पर है, गुहार मोता, और यहाँ से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसको कहते हैं 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश इंडिया और पाकिस्तान के मध्य सीमा का बंटवारा करता है। यहीं पर सर क्रीक है जिसको लेकर के, यहीं पर सर क्रीक है जिसको लेकर के इंडिया और पाकिस्तान के मध्य विवाद है, वो सब आगे हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है दोस्तों। इसका भौगोलिक विस्तार कितना, क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगर आपको पूरा याद नहीं है तो 32.87 लाख किलोमीटर भी वर्ग किलोमीटर अगर आपने याद कर लिया, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर का अगर आपने एरिया याद कर लिया, या अगर संभव हो तो पूरा याद कर लीजिए, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे इंडिया का टोटल एरिया है, टोटल क्षेत्रफल है। और इस टोटल क्षेत्रफल में इंडिया के दोस्तों, ये जो टोटल क्षेत्रफल है हमारा, यह वर्ल्ड में जितना भी भूभाग है, टोटल इंडिया में जितनी भी जमीनें हैं उसका 2.42% का क्षेत्रफल है हमारे पास। इंडिया का 2.4, वर्ल्ड का 2.42% क्षेत्रफल है हमारे पास, हमारे इंडिया के पास, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए इसका लेंथ कितना है इंडिया का, है ना, नॉर्थ टू साउथ और वेस्ट टू ईस्ट। तो ये टोटल इसका लेंथ कितना है, इसकी लंबाई कितनी है, वो हम लोग देखते हैं, ये भी पूछा जाता है। तो यदि ये कहना क्या चाहता है, तो इसका मतलब ये है कि यदि हम इंदिरा कॉल से लेकर के कन्याकुमारी तक एक सीधी लाइन खींचें, इंदिरा कॉल से लेकर के और कन्याकुमारी तक एक सीधी लाइन खींचें, तो हमारे इंडिया का टोटल लंबाई कितना होगा, तो टोटल लंबाई होगा 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर होगा। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो इंडिया की लंबाई है वो 3214 किलोमीटर, ये भी आपको याद कर लेना है दोस्तों। इसके बाद पश्चिम से पूर्व तक की लंबाई कितनी है हमारे इंडिया की, पश्चिम से पूर्व तक, यानी कि पश्चिमी बिंदु गुहार मोता से लेकर के पूर्व में किबिथु तक अगर हम एक सीधी लाइन खींचें यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल इंडिया का लेंथ कितना होगा, तो टोटल हमारा जो लेंथ होगा वो 2914 किलोमीटर होगा, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर पश्चिम से पूर्व की लंबाई है दोस्तों। ये डेटा तो याद हो जाता है, लेकिन एग्जाम में
कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि या तो वो पश्चिम से पूर्व पूछे या उत्तर से दक्षिण पूछे, दोनों ही क्वेश्चन में दोनों ही ऑप्शन होगा। तो कभी कभी ये नहीं ध्यान आता कि कौन पूर्व पश्चिम की लंबाई है, कौन उत्तर दक्षिण की लंबाई है। डेटा तो याद रहता है लेकिन इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे कि उत्तर से लेकर के दक्षिण तक इंडिया की लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया लंबा ज़्यादा है, चौड़ा कम है, तो इस हिसाब से इंडिया की लंबाई ज़्यादा होगी। तो 32-14 लंबाई आप याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखिए यहाँ पर भारत का कुल जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। यह विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो विश्व का समस्त भूभाग का 2.42% का एरिया है। यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूं दोस्तों कि इंडिया हमारा 7वां देश है, यानी इंडिया से बड़े 6 और देश हैं। और कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इंडिया से बड़ा है, या निम्नलिखित में से कौन सा देश इंडिया से छोटा है, या 4 ऑप्शन में 4-4 देश दे देगा और कहेगा कि कौन सा सही सीक्वेंस में है बड़े से छोटे के अनुसार, यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे बन जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये कैसे याद होगा, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आप बहुत इजीली इसको याद रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे एक ट्रिक है दोस्तों, रुक चीन अब आ भारत, आ भारत। ठीक है दोस्तों, रुक चीन अब आ भारत। अभी हाथ नहीं बैठा हुआ है तो अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ। रुक चीन अब आ भारत। तो इंडिया हमारा किस नंबर पे है, 7वें नंबर पे है। इंडिया तो हमारा 7वें नंबर पे है। इसके बाद ये 6 बड़े देश हैं, तो कौन कौन से हैं। रूस क्या हो जाएगा, रूस हो जाएगा। रूस क्या हो जाएगा, रूस। क से क्या हो जाएगा, कनाडा, कनाडा। और फिर चाइना तो है, चीन का चीन नाम ही है, तो ये 3 हो गया। चौथे नंबर पे अ से क्या हो जाएगा, अमेरिका, अमेरिका हो जाएगा। ब से क्या हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा दोस्तों, ब्राज़ील। और आ से क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे हमारा इंडिया ही है। तो देखिए, रूस 1 हो गया, कनाडा 2 हो गया, चीन 3 हो गया, अमेरिका 4 हो गया, ब्राज़ील 5 हो गया और ऑस्ट्रेलिया 6 हो गया, और इंडिया 7। तो इन 7 को बहुत आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। रुक चीन अब आ भारत। जिनको याद है वो अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है वो इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ अब ये नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों एक चीज़ और भी है कि कभी कभी आपसे, देखिए इंडिया तो हमारा 7वें नंबर पे है, लेकिन ठीक इंडिया के बाद कौन सा है, तो मेरे ख्याल से आपको इंडिया के बाद 3 और देश याद कर लेने चाहिए, क्योंकि इंडिया 7वें नंबर पे है। तो टॉप 10 आपको याद कर लेने चाहिए। तो इंडिया के ऊपर 6 देश हैं, तो वो आपने याद कर लीजिए। 7वें नंबर पे इंडिया है। फिर 8वें नंबर पे कौन सा देश है, तो 8वें नंबर पे ही आपको याद करना पड़ेगा। तो 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना दोस्तों, अर्जेंटीना, अर्जेंटीना आप याद कर लेंगे। ठीक है, अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, और यह दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का देश है। फिर 9वें नंबर पे हम लोग दोस्तों वर्ल्ड मैपिंग भी करेंगे। इंडियन ज्योग्राफी के बाद हम लोग वर्ल्ड मैपिंग करेंगे, और इंडिया वर्ल्ड के जितने भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, जो रिवर्स हैं, जो माउंटेन्स हैं, और जितनी भी चीज़ें हैं, लेक्स हैं, यानी कि झील, नदियाँ, पर्वत, पठार जो भी होंगे, वो सब के सब हम लोग कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अर्जेंटीना हो गया 8वें नंबर पे। 9वें नंबर पे दोस्तों आपको याद रखना है कजाकिस्तान, कजाकिस्तान। कजाकिस्तान एशिया का ही देश है, मध्य एशिया का देश है दोस्तों। कजाकिस्तान मध्य एशिया का देश है और लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड क्या होता है, लैंड लॉक्ड उस देश को कहते हैं जो पूरी तरीके से क्या हो, स्थल से घिरा हुआ हो, मतलब समुद्री बॉर्डर न लगता हो। तो कजाकिस्तान हो गया। ठीक है, इसकी जो राजधानी है वो नूर सुल्तान है, नूर सुल्तान, इसकी राजधानी नूर सुल्तान है। ठीक है दोस्तों, नूर सुल्तान, और ये एशिया का ही देश है। फिर 10वें नंबर पे जो देश है दोस्तों वह है अल्जीरिया,
अल्जीरिया। और अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स होता है, अल्जीरिया की राजधानी अल्जियर्स है। और यह अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है अल्जीरिया। तो रूप चीन, अब भारत 7 हो गए, फिर 8वें नंबर पे अर्जेंटीना, 9वें नंबर पे कजाकिस्तान और 10वें नंबर पे अल्जीरिया। अल्जीरिया के बारे में कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, क्योंकि इसके ऊपर के जितने भी 9 देश हैं उनमें से कोई भी अफ्रीका महाद्वीप का नहीं है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया है। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो देश है वो नाइजीरिया है। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये दोनों ही क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और रेलवे में ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे बड़ा देश है वो अल्जीरिया है, और जो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है वो नाइजीरिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं जो, अच्छा इंडिया का बॉर्डर्स अभी मुझे बताना है आपको। ठीक है दोस्तों, बॉर्डर बताना है आपको। देखिए, इंडिया का स्थलीय सीमा किसे कहते हैं? वह बॉर्डर, वह सीमा जो किसी देश और इंडिया के मध्य में है उसको स्थलीय सीमा कहते हैं। यहाँ पे जैसे देखिए, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, फिर यहाँ से चाइना का बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है, फिर ये नेपाल का बॉर्डर है इस तरीके से, फिर ये भूटान और म्यांमार, और फिर इस तरीके से बांग्लादेश। तो ये जो बॉर्डर है ये स्थलीय सीमा है, स्थलीय बॉर्डर है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है वो 15,200 किलोमीटर है। ये भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आप याद रख लेंगे 15,200, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इंडिया इससे बहुत परेशान भी है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि अवैध प्रवासियों का जो इंडिया में घुसपैठ है और ये सब करंट के ज्वलंत मुद्दे हैं, तो आपसे बॉर्डर पूछा जा सकता है। तो ये बॉर्डर की लंबाई आप लोग ध्यान रखेंगे 15,200 किलोमीटर। आगे हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे कि कौन कौन से देश हैं, कौन कौन से स्टेट हैं, उनमें मैं आपको बहुत आसानी से बताऊंगा। ठीक है, 15,200 स्थलीय सीमा। अब देखिए, इंडिया का जलीय सीमा, यानी इंडिया के बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो कोस्टल एरिया पे स्थित हैं, कोस्टल रेंज हैं, कोस्टल क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, कोस्टल एरिया है। यहाँ देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में इंडिया के साउथ के ऐसे 9 स्टेट हैं। ठीक है ना, 9 स्टेट हैं, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। तो 4 इधर हैं, 5, तो ये 9 स्टेट हैं। तो इनका भी कोई न कोई बॉर्डर होगा। तो इसकी जो लंबाई है, भारत की जो समुद्री सीमा की लंबाई वो कितनी है? 6100 किलोमीटर है। 6100 किलोमीटर याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर ये मुख्य भूमि की समुद्री सीमा है। लेकिन आपको पता है कि इंडिया के पास बहुत सारे आइलैंड भी हैं, बहुत सारे द्वीप भी हैं, और इन द्वीपों के भी चारों तरफ कोस्टल एरिया है, तटरेखा है। तो इनके तटों को भी अगर इसमें ऐड कर देंगे तो टोटल जो इंडिया का दोस्तों, यहाँ तो लिखने का जगह नहीं है, 7,516.6 किलोमीटर का टोटल है। ठीक है, तो देखिए, भारत की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, और भारत की कुल तटरेखा की लंबाई ये द्वीपों सहित है 7,516.6 किलोमीटर। ये भी याद कर लेंगे, यानी तटरेखा आपको 2 याद करना पड़ेगा, एक 7,516.6 किलोमीटर और दूसरा 6100 किलोमीटर। अब इसमें अगर आपको द्वीपों की तटरेखा चाहिए तो इसमें से, यानी कुल में से मुख्य भूमि की घटा देंगे तो आपको द्वीपों की तटरेखा की लंबाई निकल के आ जाएगी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक इंडिया की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, जो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी, वैसे जम्मू कश्मीर नहीं है ये, लद्दाख से कन्याकुमारी तक है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। ठीक है, फिर पूर्व से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर, जो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक है। ठीक है, इसके बाद भारत की दक्षिणी सिरे पर इंदिरा पॉइंट या पिगमिलियन पॉइंट जो है वो 876 किलोमीटर दूर है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इंडिया का जो बॉर्डर है वो 7 देशों के साथ लगता है। उत्तर में चीन है, नेपाल है, भूटान है, ये भी आप याद कर लीजिए। बाकी हम इनका बॉर्डर्स एक अलग क्लास में ही देखेंगे, कितनी लंबाई है, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या डिस्प्यूट हैं, मतलब विवाद हैं,
ये सब हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से, क्योंकि ये सब हमारे वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद भारत का मानक समय रेखा, लेकिन ये हम लोग कल समझेंगे, भारत का मानक समय रेखा और बॉर्डर्स वगैरह। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लोग अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिए। और दोस्तों, अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सारे ही लेक्चर को सीक्वेंस से देखिएगा। सीक्वेंस से देखने के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज्योग्राफी में हर आगे वाला टॉपिक पीछे वाले टॉपिक से कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है। इसलिए अगर आप बीच बीच में देखेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ी मुश्किल हो। फिर भी मेरी कोशिश होगी कि मैं सरल करके आसानी से बताऊं, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा आप तभी ले पाएंगे जब सीक्वेंस से सारे ही वीडियो को देखें। ठीक है दोस्तों, और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो जरूर देखिएगा और नोट्स जरूर बनाइएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। ढेर सारी शुभकामनाएं दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।